तमस। उपन्यास 7। दफ्तर में मिलने के बजाय आप लोग घर पर मिलने आए। जरूर कोई बहुत ही जरूरी काम रहा होगा, रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा। चपरासी ने चेक उठा दी। नागरिकों के शिष्टमंडल के सदस्य एक एक करके कमरे के अंदर दाखिल हुए। रिचर्ड दरवाजे के पास ही खड़ा रहा और कमरे में रखी कुर्सियों की ओर इशारा करता रहा और तैरती नजर से शिष्टमंडल के सदस्यों की ओर देखता रहा। फिर मेज के पीछे कुर्सी पर जा बैठा और बैठते ही पेंसिल हाथ में ले ली। 4 आदमी पगड़ियों वाले थे। एक सूमी टोपी वाला था, 2 गांधी टोपी पहने थे। रिचर्ड ने शिष्टमंडल की बनावट से ही समझ लिया कि इनसे निबटना कठिन नहीं होगा। कहिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? सदस्यों को डिप्टी कमिश्नर की शिष्टता बहुत भली लगी। इससे पहले कमिश्नर तो सीधे मुंह बात भी नहीं करता था, उससे मिलना तक मुश्किल हुआ करता था। अब तक रिचर्ड ने लगभग सभी सदस्यों का जायजा ले लिया था। पुलिस की रिपोर्टों से वह सियासी आदमियों के बारे में समझ गया था कि कौन कौन होंगे। गांधी टोपी वाला वही ढीला ढाला आदमी बख्शी होगा जो 16 साल तक तेल काट चुका है, और वह नुक्कड़ में बैठा रूमी टोपी वाला हयात बख्श है, मुस्लिम लीग का काकू। साथ में मिशन कॉलेज का अमेरिकी प्रिंसिपल हर्बर्ट भी आया था, और ये लोग साथ में प्रोफेसर रघुनाथ को भी पकड़ लाए हैं, क्योंकि यह मेरा परिचित है। बाकी लोग विभिन्न संस्थाओं से आए होंगे। रिचर्ड बख्शीजी को मुखातिब होकर बोला, मुझे खबर मिली है कि शहर के अंदर तनाव पाया जाता है। हम इसी सिलसिले में आपसे मिलने आए हैं। बख्शीजी बोले। बख्शीजी उत्तेजित थे। सुबह के सारे कार्यकलाप से वह खींचे हुए थे। अपनी पहलकदमी पर पहले लीग के प्रधान के घर गए थे। फिर वहां बेरुखी देखकर उन्होंने डिप्टी कमिश्नर के पास ही शिष्टमंडल ले जाने का निश्चय किया था, और एक एक सदस्य को घर से पकड़ पकड़कर इकट्ठा किया था और अपने साथ लाए थे। डिप्टी कमिश्नर के पास आने में किसी को ऐतराज नहीं था। सरकार की तरफ से फौरन ऐसी कार्रवाई की जानी चाहिए जिससे स्थिति काबू में आ जाए, वरना इस शहर पर चीले मंडराएंगे। उन्होंने वही वाक्य दोहरा दिया जो बार बार उनके जेहन में घूम रहा था। अन्य सदस्य चिंतित थे पर बख्शीजी की तरह उत्तेजित नहीं थे। तभी प्रोफेसर और रिचर्ड की नजरें मिली। प्रोफेसर ही एक ऐसा हिंदुस्तानी था जिसके साथ रिचर्ड का थोड़ा बहुत उठना बैठना था। दोनों को अंग्रेजी साहित्य और भारतीय इतिहास में रुचि थी और रिचर्ड को वह सदा ही एक सुशिक्षित व्यक्ति लगा करता था। आंखों आंखों में ही दोनों मुस्करा दिए, मानो एक दूसरे से कह रहे हों, ये लोग दुनियावी कामों में भी हमें घसीट लाए हैं, वरना हमारी दुनिया तो दूसरी है। रिचर्ड ने सिर हिलाया और पेंसिल से मेज को टकोरा। सरकार तो बदनाम है। मैं अंग्रेज अफसर हूं। ब्रिटिश सरकार पर आपको विश्वास नहीं है, उसकी बात को तो आप कहां सुनेंगे? रिचर्ड ने व्यंग्य से कहा और पेंसिल टकोरता रहा। मगर ताकत तो ब्रिटिश सरकार के हाथों में है और आप ब्रिटिश सरकार के नुमाइंदा है। शहर की रक्षा तो आप ही की जिम्मेदारी है। बख्शीजी बोले और बोलते हुए उनकी ठुड्डी कांप गई और उत्तेजनावश चेहरा पीला पड़ गया। ताकत तो इस वक्त पंडित नेहरू के हाथ में है, रिचर्ड ने फिर मुस्कुराकर धीमे से कहा। फिर बख्शीजी की ओर देखकर बोले, आप लोग ब्रिटिश सरकार के खिलाफ तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का, और जो आपस में लड़े तो भी दोष ब्रिटिश सरकार का। उसके होठों पर मुस्कान बराबर बनी रही। वह फिर जैसे संभल गया और बोला, लेकिन कहिए, हमें इस मसले को मिलजुल कर सुलझाना चाहिए। और उसने हयात बख्श की ओर देखा। अगर पुलिस मोहतात रहे तो कुछ नहीं होगा, हयात बख्श बोला। यो मजिस के सामने जो कुछ पाया गया है, उसके पीछे हिंदुओं की बहुत बड़ी शरारत है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें हिंदुओं की शरारत है? दानवीर लक्ष्मी नारायण ने उछलकर कहा, और बोलते बोलते उनकी आवाज ऊंची होती गई। रिचर्ड के लिए मामला अपने आप सुलझता जा रहा था। एक दूसरे को दोष देने से कोई लाभ न होगा। रिचर्ड ने आश्वस्त भाव से कहा, आप लोग, जाहिर है, मामले को सुलझाने के लिए मेरे पास आए हैं। बेशक, हयात बख्श बोला, हम भी नहीं चाहते कि शहर में फसाद हो, मारकाट हो। लक्ष्मीनारायण को बड़ा अकेलापन महसूस हुआ। उन्हें अपने धर्म बंधुओं पर गुस्सा आया। वे भी साथ में होते तो इस वक्त उन्हें अकेले तो मुसलमानों के खिलाफ न बोलना पड़ता। डिप्टी कमिश्नर को 10 बातें बताते कि कैसे जामा मस्जिद में असला इकट्ठा किया जा रहा है, कैसे एक गाय को काट डाला गया है। यहां बोलना तो नक्कू बनने वाली बात थी। शायद यही बेहतर था कि हिंदू सिखों का वफद अलग से डिप्टी कमिश्नर से मिलता, उनके सामने स्याह और सफेद खोलकर रखता। बख्शीजी ने रिचर्ड को संबोधन करते हुए कहा, अगर शहर में पुलिस गश्त करने लगे, जगह जगह फौज की चौकियां बिठा दी जाए तो दंगा फसाद नहीं होगा, स्थिति काबू में आ जाएगी। रिचर्ड ने सिर हिलाया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैं डिप्टी कमिश्नर हूं, फौज का इंतजाम तो मेरे हाथ में नहीं है। यहां पर छावनी तो है, पर इसका यह मतलब नहीं कि फौज मेरे हुक्म से काम करती है। छावनी भी ब्रिटिश सरकार की है और हुकूमत भी ब्रिटिश सरकार की है, बख्शीजी ने कहा।
अगर आप फौज बिठा देंगे तो मामला काबू में आ जाएगा। रिचर्ड से सिर हिला दिया। फौज को मैं हुक्म नहीं दे सकता, ये तो आप भी जानते होंगे। डिप्टी कमिश्नर को ऐसा कोई अधिकार नहीं है। आप फौज नहीं बैठा सकते तो शहर में कर्फ्यू लगा दें, इसी से स्थिति संभल जाएगी। पुलिस की ही चौकियां बैठा दें। इस छोटी सी बात को लेकर कर्फ्यू लगा देने से क्या शहर में घबराहट और ज्यादा नहीं फैलेगी? आप क्या सोचते हैं? रिचर्ड ने इस लहजे में ये शब्द कहे मानो उनसे मशवरा मांग रहा हो, पर साथ ही उसने रैक में से एक कागज उठाया और उस पर पेंसिल से कुछ लिख लिया और फिर घड़ी की ओर देखा। सरकार अपनी ओर से जो कार्रवाई कर सकती है जरूर करेगी, रिचर्ड ने आश्वासन के स्वर में कहा। लेकिन आप लोग शहर के नेता हैं, लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। आपको चाहिए कि आप मिलकर लोगों से अपील करें कि अमन कायम रखें। 2-3 सिर फौरन हिलने लगे। साहब ठीक कहते हैं। रिचर्ड कहे जा रहा था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों के लीडर यहां मौजूद हैं। आप सरदार जी को साथ ले लीजिए और सब मिलकर अमन कमेटी बनाइए और काम शुरू कर दीजिए। सरकार आपकी हर तरह से मदद करेगी। वह तो हम करेंगे ही, बख्शी जी फिर उत्तेजित स्वर में बोले, मगर इस वक्त हालत नाजुक है। अगर मारकाट शुरू हो गई तो उसे संभालना कठिन होगा। अगर एक हवाई जहाज ही शहर के ऊपर उड़ जाए तो लोगों को कान हो जाएंगे कि सरकार बाखबर है। फसाद को रोकने के लिए इतना भी काफी होगा। रिचर्ड ने फिर से सिर हिला दिया, मुस्कुराया और कागज पर पेंसिल से कुछ लिख लिया। हवाई जहाजों का महकमा भी मेरे अधीन नहीं है, रिचर्ड ने मुस्कुराकर कहा। आपके अधीन सब कुछ है साहब, अगर आप कुछ करना चाहें तो। इतना चुप भी रहना ठीक नहीं है। रिचर्ड ने सोचा, यह आदमी बढ़ता ही जा रहा है। वास्तव में आपका मेरे पास शिकायत लेकर आना ही गलत था। आपको तो पंडित नेहरू या डिफेंस मिनिस्टर सरदार बलदेव सिंह के पास जाना चाहिए था। सरकार की बागडोर तो उनके हाथ में है। कहते ही रिचर्ड हंस दिया। डिप्टी कमिश्नर का रुख देखकर बाकी लोग चुप हो गए, पर बख्शी जी फिर उत्तेजित होकर बोले, हमें खबर मिली है कि अभी घंटा भर पहले आपके अंग्रेज पुलिस अफसर रॉबर्ट साहिब ने जबरदस्ती एक मुसलमान परिवार को घर में से निकाला है। इससे उस सारे इलाके में तनाव बढ़ गया है, क्योंकि वह मुसलमान एक हिंदू मालिक मकान का किराएदार था। मैं सोचता हूं शहर की हालत को देखते हुए इस तरह की कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता था। रिचर्ड को इस घटना के बारे में मालूम था, बल्कि पुलिस अफसर ने कार्रवाई करने से पहले रिचर्ड से मशवरा भी किया था और रिचर्ड ने यह कह दिया था कि कोर्ट के फैसले पर अमल करना रोजमर्रा की सामान्य कार्रवाई है, उसे स्थगित करने में कोई तुक नहीं। लेकिन उसने शिष्टमंडल के सदस्यों पर जाहिर नहीं होने दिया कि वह इस घटना के बारे में कुछ भी जानता है। पेंसिल से कागज पर कुछ लिखते रहने के बाद उसने कहा, मैं दरियाफ्त करूंगा, और फिर घड़ी की ओर देखा। इस पर हर्बर्ट, जो बड़ी उम्र का अमरीकी पादरी और स्थानीय मिशन कॉलेज का प्रिंसिपल था, धीमी आवाज में बोला, शहर की हिफाजत का सवाल राजनीतिक सवाल नहीं है, यह राजनीतिक पार्टियों के ऊपर सवाल है। शहर के सभी लोगों का, नागरिकों का सवाल है। इसमें अपनी अपनी पार्टियों को भूल जाना होगा। सरकार का भी रोल इसमें बहुत बड़ा है। हम सबको मिलकर शहर की स्थिति को संभाल लेना चाहिए। हमें इसी वक्त शहर का दौरा करना चाहिए और लोगों को समझाना चाहिए, उनसे अपील करनी चाहिए कि वे आपस में नहीं लड़ें। रिचर्ड ने फौरन इस सुझाव का समर्थन करते हुए इसे और भी ज्यादा ठोस शक्ल में पेश किया। मेरा सुझाव है कि एक बस ले ली जाए और उस पर लाउडस्पीकर लगा दिया जाए। आप लोग उसमें बैठ जाएं और शहर भर में घूमकर लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाएं। रिचर्ड के मुंह से ये शब्द निकलने की देर थी कि बाहर बागीचे की ओर से तरह तरह की घबराहट भरी आवाजें सुनाई देने लगी। पुल के पार एक हिंदू को कत्ल कर दिया गया है। बाहर बैठे चपरासी से कोई आदमी कह रहा था, सभी बाजार बंद हो गए हैं। शिष्टमंडल के सदस्यों के कान खड़े हो गए। डिप्टी कमिश्नर का बंगला शहर से बहुत दूर था। अगर सचमुच फसाद छिड़ गया है तो उनके लिए अपने अपने घर तक पहुंच पाना असंभव हो जाएगा। तभी दूर बंगले के पार किसी तांगे के सरपट दौड़ने की आवाज आई। सड़क पर किसी के भागते कदमों की भी आवाज आई। लगता है शहर में गड़बड़ शुरू हो गई है, लक्ष्मीनारायण ने घबराकर कहा और उठ खड़ा हुआ। जो भी मुमकिन हुआ किया जाएगा, रिचर्ड ने कहा। गड़बड़ शुरू हो गई है तो बुरी बात है। एक एक करके सभी सदस्य उठ खड़े हुए और चिक उठाकर बाहर आने लगे। डिप्टी कमिश्नर भी दरवाजे तक उनके साथ आया। आपको भेजने का इंतजाम हम करेंगे, पुलिस के कुछ सिपाही आपके साथ जाएंगे, रिचर्ड ने कहा और मेज पर रखे टेलीफोन की ओर मुड़ा। आप हमारी चिंता न करें, जरूरी यह है कि शहर में गड़बड़ न हो, बख्शी जी ने बाहर आते हुए कहा। अभी भी वक्त है, आप कर्फ्यू लगा दें। साहब ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। बंगले में से निकलते ही शिष्टमंडल के सदस्यों के दिमाग में जैसे धूल उड़ने लगी।
फाटक पार करते ही उन्होंने एक दूसरे से बोलना बंद कर दिया था। कुछ दूरी तक वे एक साथ चलते गए, फिर सहसा लक्ष्मी नारायण और सरदार जी सड़क पार करने लगे। लक्ष्मी नारायण ने सिर पर से पगड़ी उतारकर बगल में दबा ली और भागता हुआ सा सड़क पार करने लगा। बंगले के बाहर सड़क पर पहुंचने पर दाएं हाथ ढलान पड़ती थी जो सीधी उस पुल तक चली गई थी जो शहर को छावनी से अलग करता था। हर्बर्ट अपनी साइकिल पर आया था। वयोवृद्ध आदमी अभी भी साइकिल चलाता था। वह धीरे धीरे साइकिल चलाता हुआ ढलान उतर गया। एक बार उसके मन में आया कि पूछे कि अमन कमेटी की मीटिंग कब और कहां होगी, पर इन लोगों को घबराया देखकर चुप हो गया। अगर फसाद फूट पड़ा है तो मीटिंग अब क्या होगी। हयातबख्श भाग नहीं रहा था, केवल तेज तेज चल रहा था और बार बार पीछे की ओर घूमकर देख रहा था। पीछे की ओर लगभग सभी घूम घूमकर देख रहे थे। कोई बात नहीं, आराम से चलो, इलाका मुसलमानी है, हयातबख्श ने मन ही मन कहा। सड़क के पार सरदार जी कदम बढ़ाते हुए आगे निकल गए। उनके पीछे लगभग 10 गज की दूरी पर लक्ष्मी नारायण चला आ रहा था। देह भारी होने के कारण उसके लिए तेज चलना कठिन हो रहा था और वह बार बार रुमाल से अपनी गर्दन पोंछ रहा था। बख्शी और मेहता कुछ देर तक गेट के पास ठिठके खड़े रहे, फिर वे भी ढलान उतरने लगे। आओ टांगा कर लें, पैदल पहुंचने में देर लगेगी, मेहता ने कहा। बख्शी रुक गया। एक टांगा पीछे से आ रहा था। मेहता ने घोड़े की टाप सुनी और सड़क के किनारे खड़ा हो गया और हाथ हिला हिलाकर उसे रुक जाने को कहने लगा। कहाँ जाना है? सांवले रंग के छोटी उम्र के गाड़ीवान ने घोड़े की रास खींचते हुए पूछा। अड्डे तक ले चलो, 2 रुपए होंगे। किस बात के 2 रुपए? मजाक है, पुरानी आदत के मुताबिक बख्शी ने कहा। टांगा चलने को हुआ। बैठो बैठो बख्शी जी, जो मांगता है दो, यह वक्त सौदा करने का नहीं है, चलो बैठो। और मेहताजी पिछली सीट पर बैठ गए। जल्दी से जल्दी शहर पहुंचो। उन्हें टांगे पर चढ़ते देखकर लक्ष्मी नारायण भी मुड़कर उन्हीं की तरफ जाने लगा, लेकिन टांगा चल पड़ा था। लक्ष्मी नारायण सड़क के बीचों बीच खड़े उन्हें देखते रह गए। हिंदू हिंदू के साथ ऐसा ही व्यवहार करेगा, प्राचीन काल से यही कुछ होता आ रहा है, वाह रे हिंदुओं। लक्ष्मी नारायण ने क्षोभ से मन ही मन कहा और छड़ी ठकोरता उन्हीं कदमों पटरी की ओर वापस लौट गया। इस बीच बाकी 3 व्यक्ति एक दूसरे से अलग, एक दूसरे से काफी फासले पर ढलान उतर रहे थे। लक्ष्मी नारायण से थोड़ा आगे हकीम अब्दुल गनी थे, जो कांग्रेस कमेटी के रुकन और पुराने कार्यकर्ता थे। उनके आगे सरदार जी थे और सबसे आगे हयातबख्श। हयातबख्श ने कोट उतारकर कंधों पर डाल लिया था। टांगे में बैठते ही बख्शी जी ने कहा, कुछ लोगों को टांगे में बिठा लो। किसी को नहीं बिठाओ बख्शी जी, यही बाएं हाथ की सड़क से निकल चलो, वे अपना इंतजाम कर लेंगे, मेहता बोला। फिर तर्क देने की कोशिश करने लगा, किस किस को बिठाओगे? बख्शी जी को लगा जैसे टांगे में बैठकर वह कोई भूल कर बैठे हैं। उन्हें मेहता पर खींच उठी, अपने पर खींच उठी कि क्यों वह मेहता तथा अन्य लोगों की बातों में आ जाते हैं। यहां इकट्ठे आए थे, इकट्ठे ही जाना चाहिए था, पर वह फिर भी बैठे रहे। टांगा जब हयातबख्श के पास से गुजरा तो हयातबख्श हंसकर बोला, भागते हो कराड़ो, पहले इश्तौल देते हो, बाद में भागते हो। बख्शी जी के साथ उसकी बेतकल्लुफी थी। इसी शहर में दोनों बड़े हुए थे। अलग अलग राजनीति के बावजूद वे एक दूसरे से हंसकर मिलते थे। दोनों का आपस में मजाक चलता था। हयातबख्श ने घूमकर पीछे देखा। अपने पीछे सरदार बिशन सिंह को आता देखकर बोले, बख्शी जी तो निकल गए, अमन करवाने चले थे। ये तो खसलत है इन लोगों की। पर सरदार बिशन सिंह चुप रहा, सिर नीचा किए चलता गया। सबसे पीछे चलते हुए लक्ष्मी नारायण की ख्वाहिश हुई कि आगे बढ़कर जैसे तैसे हयातबख्श के साथ हो लें। यह इलाका मुसलमानी था और मुसलमान के साथ साथ चलते हुए वह बेखतर इलाका पार कर जाएंगे। हयातबख्श को जानते भी सभी लोग हैं। ठहरो जी, ऐसी जल्दी भी क्या है, उसने ऊंची आवाज में कहा। उसकी आवाज सुनकर तीनों व्यक्ति अपनी अपनी जगह पर रुक गए, पर लक्ष्मी नारायण छड़ी पटपटाते सीधे निकलते गए और अंत में हयातबख्श तक जा पहुंचे। बहुत बुरी बात होगी अगर शहर में गड़बड़ हो गई, उसने कहा और हयातबख्श के साथ साथ चलने लगा। हयातबख्श लक्ष्मी नारायण का इरादा समझ गया था और इसमें हयातबख्श का अपना हित भी था, क्योंकि पुल पार करने के बाद थोड़ी दूर आगे जाने पर हिंदुओं का मोहल्ला शुरू हो जाता था और हयातबख्श का घर उससे भी आगे था। लक्ष्मी नारायण साथ में होगा तो हिंदुओं का मोहल्ला वह पार करा देगा। यो हयातबख्श भी जानता था कि डर खतरे वाली ऐसी कोई बात नहीं थी। सभी लोग शहर के जाने माने बुजुर्ग थे, कोई उन पर आसानी से हाथ नहीं उठा सकता था। टांगे में बैठे बख्शी जी मन ही मन बड़े क्षुब्ध और विचलित हो उठे थे। जब भी किसी प्रकार के संकट की स्थिति होती तो वह बड़बड़ाते, साथियों के साथ खींचकर बोलते, उनका दिमाग काम करना बंद कर देता था।
भावनाओं के रेले के सामने सभी कुछ ढह जाता था। चीलें उड़ेगी मेहताजी, शहर पर चीलें उड़ेगी, उन्होंने फिर से कहा और झांक झांक कर टांगे के बाहर देखने लगे। अब तो जो होगा देखा जाएगा, पहले तो शहर पहुंचो। इस पर बख्शीजी तुनक कर बोले, शहर पहुंचकर क्या हो जाएगा, अब तो सिर पर आ गई। मेहता घबराया हुआ जरूर था, लेकिन बख्शी की तरह बौखलाया हुआ नहीं था। डिप्टी कमिश्नर ने बात तो सुनी। पहला डिप्टी कमिश्नर तो सीधे मुंह बात ही नहीं करता था। यह क्या कर लेगा, खोती का सिर, बख्शीजी खींचकर बोले, इसने हमारी कौन सी बात सुनी है। फिर बख्शी का दिमाग दूसरी ओर जाने लगा। किसी का एतबार नहीं किया जा सकता, मेहता बोला। मुसलमान का नहीं तो हिंदू का किया जा सकता है, बख्शी ने फिर तुनक कर कहा। देखो बख्शीजी, बात छोटी है मगर दानिशमंद को उसी से पता चल जाता है। मुबारक अली जिला कांग्रेस कमेटी का मेंबर है। खादी का कुर्ता और खादी की सलवार पहनता है, पर सिर पर पेशावरी टोपी पहनता है, गांधी टोपी नहीं पहनता। मुजफ्फर को छोड़कर कोई भी कांग्रेसी मुसलमान गांधी टोपी नहीं पहनता। बख्शी ने जेब में से रूमाल निकालकर पसीना पोंछा और पगड़ी को बगल के नीचे से निकालकर गोद में रख लिया। हिंदू सभा वालों ने मोहल्ला कमेटियां बनाई हैं, हमसे तो वह भी नहीं हो सकता। मोहल्ले मोहल्ले में अमन कमेटियां ही बना लेते, मेहता ने गर्दन पोंछते हुए कहा। डूब मरो मेहताजी, चुल्लू भर पानी में डूब मरो, बख्शीजी बिफरकर बोले। क्यों डूब क्यों मरो, मैंने क्या किया है। दो बेड़ियों में टांग रखना अच्छा नहीं होता, तुम हमेशा यही करते रहे हो। एक टांग कांग्रेस में, दूसरी हिंदू सभा में। तुम समझते हो किसी को मालूम नहीं, सभी को मालूम है। अगर फिसाद हो गया तो तुम मुझे बचाने आओगे। नाले के पार का सारा इलाका मुसलमानी है और मेरा घर नाले के सिरे पर है। फिसाद हो गया तो उस वक्त तुम मुझे बचाने आओगे, या बापूजी आकर बचाएंगे। उस वक्त तो मुझे मोहल्ले वाले हिंदुओं का ही आसरा है। छुरा मारने वाला मुझसे ये तो नहीं पूछेगा कि तुम कांग्रेस में थे या हिंदू सभा में थे। अब चुप क्यों हो गए हो। डूब मरो मेहताजी, डूब मरो। यही वक्त होता है जब आदमी के विश्वास परखे जाते हैं। तुमने बहुत माया इकट्ठी कर ली है, तुम्हारी अक्ल पर चर्बी चढ़ती गई है। तुम्हारा घर मुसलमानों के मोहल्ले के पास है तो क्या मेरा हिंदुओं के मोहल्ले में है। तुम्हारा क्या है, तुम तो साधु बैरागी हो, तुम्हारी नरन नकन। तुम्हें कोई मारकर क्या करेगा, मेहता ने कहा। फिर वह भी उबल पड़ा। कहा था लतीफ को कांग्रेस के दफ्तर में से निकालो। मैं लिखकर दे सकता हूं कि वह खुफिया पुलिस का आदमी है और हम सबकी रिपोर्ट देता। डायरिया लिखता है, तुम्हें भी मालूम है और मुझे भी। फिर भी तुम आस्तीन का सांप पाल रहे हो। उधर मुबारक अली लीगियों के साथ सांठगांठ कर रहा है, तुमसे भी पैसे लेता है, लीग वालों से भी लेता है। पक्की ईंटों का मकान उसने बनवा लिया, पर तुम लोग तो अच्छे हो, सब कुछ देखते हुए भी कुछ नहीं देखते। ले देकर 2-3 मुसलमान तो हमारे बीच में काम करते हैं, उन्हें भी निकाल दें। तुम्हारी अक्ल ठिकाने है या नहीं। एक लतीफ बुरा है तो सभी बुरे हो गए। हकीमजी भी बुरे हैं, जो तुमसे भी पहले का कांग्रेस में काम कर रहे हैं। अजीज अहमद बुरा है, टांगा ढलान उतर चुका था और पुल की ओर घूम गया था। दाईं ओर इस्लामिया स्कूल बंद पड़ा था, सड़क पर आमदरफ्त बहुत कम थी। इस्लामिया स्कूल की इमारत के बाहर 4-5 आदमी गांठ बांधे खड़े थे। किसी किसी वक्त कोई तांगा या साइकिल सवार सड़क पर से गुजर जाता था। पीछे अभी भी वे चारों लोग ढलान पर से उतर रहे थे। बिजली दफ्तर के सामने हयात बख्श को मौलादाद सड़क के किनारे खड़ा मिल गया। दाढ़ी वाला मौलादाद जो बिजली कंपनी में क्लर्क था और मुस्लिम लीग का काकू था। क्या कर आए हो, उसने हयात बख्श से पूछा। डिप्टी कमिश्नर से मिलने गए थे न। मिल आए हैं। वहां उसके पास बैठे ही थे कि बाहर शोर हुआ। सभी ने सोचा गड़बड़ हो गई और मीटिंग बर्खास्त हो गई। सभी वहां से निकल आए। शहर की क्या खबर है। तनाव है, तनाव बढ़ रहा है। रत्ते के पास सुनते हैं कोई गड़बड़ हुई है। इधर पीछे क्या हाल है। पीछे ठीक है। इतने में हकीम अब्दुल गनी और सरदार बिशन सिंह भी पहुंच गए। कुछ फासला अलग अलग तय करने के बाद दोनों एक साथ चलने लगे थे। हकीम जी कांग्रेसी मुसलमान थे, इसलिए बिशन सिंह को इनके साथ साथ चलने में संकोच नहीं हुआ। फसाद होना भी नहीं चाहिए, लक्ष्मीनारायण बोला। बहुत बुरी बात है। मौलादाद ने बड़ी तीखी नजर से लक्ष्मीनारायण की ओर देखा। आप लोगों का बस चले तो आप तो फसाद करवाकर ही छोड़ोगे। हम ही लोग बर्दाश्त किए जा रहे हैं। फिर उसकी नजर हकीम जी पर पड़ी और उन्हें देखते ही मौलादाद का पारा तेज हो गया। ये हिंदुओं का कुत्ता भी आपके साथ गया था। ये किसकी नुमाइंदगी करने गया था। तीनों चुप हो गए। हकीम जी सुना अनसुना करते हुए मुंह ऊंचा किए पुल की दिशा में देखने लगे। पर मौलादाद हकीम जी को देखते ही तिलमिला उठा था। मुसलमान का दुश्मन हिंदू नहीं है,
मुसलमान का दुश्मन वह मुसलमान है जो दुम हिलाता हिंदुओं के पीछे पीछे जाता है, उनके टुकड़ों पर पलता है। देखिए मौलादाद साहिब, हकीम जी ने बड़े ठहराव के साथ कहा, आपका जो मन आए मुझे कहिए, पर सबसे अहम सवाल हिंदुस्तान की आजादी का है, अंग्रेज से ताकत छीनने का है, हिंदू मुसलमान का नहीं है। चुप रह कुत्ते, मौलादाद ने चीख कर कहा। उसकी आंखें लाल हो रही थी और होंठ कांप रहे थे। छोड़ो छोड़ो, जाने दो, जाने दो, यह वक्त झगड़ा करने का नहीं है। क्षण भर के लिए लक्ष्मीनारायण की टांगों में पानी भर गया, लेकिन हयात बख्श बुजुर्ग आदमी था, उसने स्थिति संभाल ली। जाइए जाइए हकीम जी, मगर आपके सरपरस्त तो तांगे पर बैठकर निकल गए हैं, आपको अकेला छोड़ गए हैं। हकीम जी धीरे धीरे सरकने लगे थे, सरदार जी भी उनके साथ साथ जाने लगे। लक्ष्मीनारायण ज्यों का त्यों खड़ा रहा। घर जा रहे हो? मौलादाद ने हयात बख्श से पूछा। लीग के दफ्तर में नहीं चलोगे? मैं बाद में पहुंच जाऊंगा, तुम चलो। मौलादाद समझ गया कि हयात बख्श ने क्यों लक्ष्मीनारायण को अपने साथ ले रखा है। बड़े आदर भाव से दिल पर हाथ रखकर लक्ष्मीनारायण से बोला, खातिर जमा रखिए लाला जी, हमारे रहते आपका कोई बाल भी बांका नहीं करेगा। हयात बख्श और लक्ष्मीनारायण आगे बढ़ गए। 12 बजे के करीब लीजा टहलती हुई बरामदे में खुलने वाले दरवाजे की ओर आ गई। पर्दे को थोड़ा हटाकर लीजा ने बाहर झांक कर देखा। बरामदे के बाहर चिलचिलाती धूप सारे बाग को ढके थी। लगता था जैसे कांच चमक रहा है। लगता जैसे जमीन में से कोई चीज कांप कांप कर निकल रही है, हवा में थरथरा रही है। अभी से धूप इतनी तेज हो गई थी। उसने पर्दा गिरा दिया। अंगीठी के पास से गुजरते हुए उसकी नजर एक बुत पर पड़ी जो अंगीठी पर बीचों बीच रखा था। बड़ी हुई तोंदवाला कोई हिंदू देवता जिसके माथे पर लाल और सफेद रेखाएं खींची थीं, बैठा हंस रहा था। उसे देखकर लीजा को मतली सी आने लगी। उसे यह बुत बड़ा घिनौना लगा। रिचर्ड इसे कहां से उठा लाया है? वह बड़े कमरे में आ गई। जगह जगह रखी प्रतिमाओं और बुतों को देखकर उसे जड़ता का सा भास हुआ, जैसे वहां पर प्रतिमाएं नहीं, मृत बुद्धों के सिर रखे हों जिन्हें अकेले में देखकर कभी कभी उसे झुरझुरी होने लगती थी। किताबों और मूर्तियों से भरे इस घर में उसे घुटन महसूस होने लगी थी। कमरे में घूमती तो उसे लगता जैसे बुद्ध के बुत कनखियों से उसकी ओर देख रहे हैं। रिचर्ड के चले जाने पर इन सभी चीजों में जड़ता आ जाती थी। शायद इसका कारण यही था कि वह अकेली रह जाती थी। दिन भर उसे इन्हीं बुतों और किताबों के ढेरों के साथ बिताना पड़ता था। दिन भर अकेले इन्हीं को देख देख कर वह एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर काटती रही थी। वह बुद्ध की प्रतिमा के सामने जा खड़ी हुई। मन बहलाव के लिए उसने बिजली का बटन दबाया। सचमुच बुद्ध के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान खिल उठी थी। उसने बिजली बुझा दी, मुस्कान ओझल हो गई। उसने फिर से बटन दबाया, मुस्कान फिर से लौट आई, पर उसे लगा जैसे बुद्ध कनखियों से उसकी ओर घूरे जा रहा है। उसने झट से बिजली बुझा दी। लीजा अपने कमरे में चली गई। अंदर पहुंचते ही उसे हल्की सी टुनटुन की आवाज सुनाई दी। आयन पलंग के पीछे खिड़की के सामने कांसे की बनी छोटी सी घंटी लटक रही थी। हर बार हवा का झोंका आने पर घंटी टुनटुनाने लगती। बहुत ही धीमी और मीठी सी टुनटुनाहट की आवाज उसमें से सुनाई पड़ती थी, जैसे वह आवाज कहीं दूर से आ रही हो। सारा वक्त कमरे में मधुर टुनटुनाती आवाज बनी रहती थी। घर में ये चीज नई थी। लीजा के लौटने से पहले ही रिचर्ड ने उसे कहीं से लाकर उसके कमरे में टांग दिया था। लीजा को उपहार देने के लिए, उसे खुश करने के लिए रिचर्ड उसे लाया था। तभी खटाक का शब्द हुआ। लीजा ने घूमकर बाईं ओर देखा। उसे पहले तो कुछ नजर नहीं आया, फिर उसकी नजर ड्रेसिंग टेबल पर गई। एक छिपकली वहां औंधी पड़ी थी और जोर जोर से हिल रही थी, जैसे तड़प रही हो। लीजा सिर से पांव तक सहर उठी। छिपकली दीवार पर से बिजली की बत्ती के पास से गिरी थी। शीघ्र ही छिपकली ने हिलना डुलना छोड़ दिया। लीजा समझ गई कि वह मर गई है। गर्मी बढ़ रही थी और आए दिन छिपकलियां मर रही थीं। अनगिनत कमरों के बावजूद बंगला पुराना था। अंग्रेजों की अमलदारी ने पंजाब में जब अपने पैर जमाए थे, तभी का था। 2 बरस पहले ऐसे ही एक बंगले से नौकरों के क्वार्टरों में से 1.5 गज लंबा सांप निकला था। वह कभी खाटों के नीचे घुस जाता, कभी लहराता हुआ बरामदे की दीवार के साथ साथ रेंगने लगता। पर इस घटना के बाद उसके लिए बंगले में रह पाना असंभव हो गया था। डर के मारे उसने कई दिन तक कपड़ों की अलमारी नहीं खोली थी कि अलमारी में कोई फनिय सांप नहीं बैठा हो, और इसी मनःस्थिति में वह विलायत लौट गई थी। लीजा ने दरवाजे के पास कॉल बेल का बटन दबाया और स्वयं कमरे से निकलकर बाहर आ गई। जब लीजा भारत आई थी तो बहुत सी योजनाएं बनाकर कि वह भारत की दस्तकारी के नमूने इकट्ठे करेगी, खूब घूमेगी, तस्वीरें उतारेगी, शेर की पीठ पर बैठकर तस्वीर खिंचवाएगी, साड़ी पहनकर घुमा करेगी, और जाने क्या क्या। यहां उसे मिली थी चिलचिलाती धूप, बड़े बंगले का कारावास, कभी न खत्म होने वाला दिन और गौतम बुद्ध के बुत और छिपकलियां और सांप।
बंगले के बाहर के जीवन में भी वैसी ही एक रिश्ता थी। क्लब, अंग्रेज अफसरों की पलियां, कमिश्नर की पत्नी। कमिश्नर स्वयं इतनी अधिक कमिश्नरी नहीं करता था जितनी उसकी पत्नी करती थी। ब्रिगेडियर की पत्नी का सभी स्त्रियों के साथ छोटाई और बड़ाई के आधार पर मेल मिलाप, और बड़े अफसरों की पत्नियां अधिक थीं क्योंकि तब रिचर्ड छोटा अफसर था। शनिचर की रात क्लब में डांस होता, आए दिन पार्टियां होती, पर लंबे दिन फिर भी काटे नहीं कटते थे। और तभी उसे बियर पीने की लत पड़ गई थी। कमरों में आती जाती वह ऊब उठती और बियर का गिलास भर लेती। ऊब से बचने का और कोई उपाय नहीं था। तुम्हारी रगों में जरूर जर्मन खून दौड़ता होगा जो तुम्हें बियर इतनी ज्यादा पसंद है, रिचर्ड मजाक में कहता। लेकिन लीजा की यह आदत बढ़ती गई थी। कभी कभी लंच के समय रिचर्ड घर लौटता तो लीजा की आंखें चढ़ी होती और वह अस्त व्यस्त सोफे पर पड़ी होती। चुंबनों और आलिंगनों और हिचकियों के बीच वह बार बार कसमें खाती कि अब ज्यादा बियर नहीं पिएगी, लेकिन अगले दिन फिर वक्त काटे नहीं कटता था। अब की बार वह अधिक स्वस्थ होकर आई थी। उसने सोचा था कि अब की बार वह न केवल रिचर्ड की दिलचस्पियों में शामिल होगी बल्कि उसके प्रशासन के काम में भी रुचि लेगी और सार्वजनिक कामों में भी भाग लेगी। जानवरों की रक्षा के लिए बनाई जाने वाली संस्था क्या काम करेगी, उसने मन ही मन सोचा। मुझे उसमें क्या काम करना होगा। लीजा के मन में जोरों की ललक उठी कि खानसामा जब आए तो उसे बियर लाने के लिए कहे। खानसामा नया था और उसकी इस कमजोरी के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। क्या वह स्वयं गली गली, सड़क सड़क घूमेगी, घोड़ों और आवारा कुत्तों को एक एक करके मरवाती फिरेगी? ये कैसा काम होगा? या वह जिले की प्रथम महिला होने के नाते प्रधान बनी रहेगी और काम निचले लोग करेंगे? लीजा की मनःस्थिति विचित्र हो रही थी। एक ओर ऊब का भय और दूसरी ओर जिले की प्रथम महिला, जिलाधीश की पत्नी होने का गर्व, दर्जनों नौकर चाकर, इतना बड़ा बंगला जो एक ओर भाएं भाएं करता था तो दूसरी ओर उसे प्रभुता का भास देता था। मेम साहब, खानसामा सामने खड़ा था। हमारे कमरा में ड्रेसिंग टेबल पर छिपकली मरा है, उसे उठाओ, जाओ, उसने दबदबे से कहा। खानसामा ने सलाम किया, हुजूर, कहा और वहां से चला गया। लीजा चलती हुई फिर बरामदे की खिड़की के पास आ गई। पर्दा उठाने पर फिर उसे तपते कांच जैसी चौंधियाती धूप से साक्षात हुआ। पर साथ ही बरामदे में एक और लगी छोटी सी मेज पर रिचर्ड के दफ्तर का बाबू बैठा नजर आया जो चिट्ठियां छांट रहा था। काले रंग का छोटी उम्र का बाबू जिसके सफेद दांत बहुत चमकते थे और जो हर वाक्य के साथ रिचर्ड से यस सर 2 बार जरूर कहता और दाएं बाएं सिर हिलाता था। उसे देखकर लीजा मुस्कुरा दी। बाबू अंग्रेजी जानता था और उसे अंग्रेजी में बातें करते सुनकर लीजा का बड़ा मनोरंजन हुआ था। लीजा खाने वाले कमरे के रास्ते बरामदे में आ गई। बाबू, रिचर्ड की देखादेखी लीजा ने भी उसे बाबू ही कहकर पुकारा और दरवाजे के पास रखी कुर्सी पर बैठ गई। बाबू अपनी फाइल संभालता हुआ भागकर लीजा के सामने आ खड़ा हुआ। यस सर। यस मैडम। बाबू का चेहरा सांवला था और दांत बेहद सफेद थे, और बाबू के शरीर का प्रत्येक अंग जैसे उसके धड़ के साथ पेचों से जोड़ा गया था क्योंकि उसका कोई न कोई अंग हर वक्त झटका खाकर टेढ़ा हो जाता था। कभी दायां कंधा झुक जाता, कभी बायां घुटना झुक जाता, पर मुंह हर वक्त खुला रहता और सफेद दांत सारा वक्त झिलमिलाते रहते। यू हिंदू, बाबू। यस मैडम, बाबू ने तनिक झेंपकर कहा। लीजा अपनी सूझ पर खिल उठी। आई गेस्ड राइट। यस मैडम। लीजा उसकी ओर देखती रही। देखते ही देखते वह द्विविधा में पड़ गई। उसने किस आधार पर कहा था कि वह हिंदू है? पोशाक में उसने पतलून कोट टाई पहन रखे थे। वह सोच में पड़ गई। कौन से चिन्ह होते हैं जिनसे एक हिंदू को पहचाना जाता है? फिर वह उठ खड़ी हुई और अपना हाथ बढ़ाकर उसके सिर के बालों में कुछ ढूंढती रही। बाबू झेंप गया। 30 साल का बाबू पिछले 10 साल से दफ्तर में स्टेनो का काम कर रहा था। लीजा ही पहली डिप्टी कमिश्नर की पत्नी थी जो बेतकल्लुफी से उसके साथ बातें करने लगी थी। अन्य डिप्टी कमिश्नरों की पत्नियां बड़ी रुखाई और उपेक्षा से उससे पेश आया करती थीं। बरामदे के सिरे पर किचन की ओर जाने वाले छोटे से आंगन में खानसामा, बाग का माली और किचन का रसोइया खड़े थे और उन्हीं की ओर देखे जा रहे थे। नो, इट इजंट देयर, लीजा बोली। बाबू को सिर से पैर तक झुरझुरी हुई। झेंप में उसके मुस्कुराते होंठ कांप रहे थे। यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड एलाई। नो मैडम, आई एम ए हिंदू, एक ब्राह्मण हिंदू। ओ नो, देन वेयर इज योर टफ्ट? बाबू डर रहा था। शहर में दंगे की आशंका थी और वह कठिनाई से बचता हुआ दफ्तर पहुंचा था। पर लीजा की बात सुनकर वह आश्वस्त सा महसूस करने लगा। काले चेहरे में उसके सफेद दांतों की लड़ी चमक उठी। आई हैव नो टफ्ट मैडम। देन यू आर नो हिंदू। लीजा ने अपनी तर्जनी उसकी ओर हिलाते हुए हंसकर कहा। यू टोल्ड ए लाई। नो मैडम, आई एम ए हिंदू। टेक ऑफ यूर कोट, बाबू, लीजा ने कहा। ओह मैडम, बाबू फिर झेंप गया। टेक ऑफ हरी।
बाबू ने मुस्कुराते हुए कोट उतार दिया। वेरी गुड, नो अनबटन योर शर्ट। वॉट मैडम? डोंट से वॉट मैडम, से आई बैग योर पार्डन मैडम। ऑल राइट, अनबटन योर शर्ट। बाबू निसहाय सा लीजा के सामने खड़ा रहा, फिर नेकटाई के नीचे हाथ डालकर एक एक करके 3 बटन खोल दिए। शो मी योर थ्रेड। वॉट मैडम? योर थ्रेड। वॉट मैडम? शो मी योर हिंदू थ्रेड। बाबू समझ गया, मेम साहिब यज्ञोपवीत के बारे में पूछ रही थीं। बाबू के यज्ञोपवीत नहीं था। 10वीं जमात पास करके कॉलेज में आने पर उसने चुटिया कटवा ली थी और 12वीं जमात में प्रवेश करने पर उसने यज्ञोपवीत उतारकर फेंक दिया था। आई हैव नो ब्रेड मैडम, उसने खिसियाई सी मुस्कान के साथ कहा। नो थ्रेड, देन यू आर नो हिंदू। आई एम ए हिंदू मैडम, आई स्वेयर बाई गॉड, आई एम ए हिंदू। वह फिर से डरने लगा था। नो, यू आर नो हिंदू, यू टोल्ड ए लाई, आई शैल टेल योर बॉस अबाउट इट। बाबू का चेहरा पीला पड़ गया। कमीज के बटन बंद कर कोट पहनते हुए उसने घबराकर कहा, आई टेल यू सिंसियरली मैडम, आई एम ए हिंदू, माई नेम इज रोशनलाल। रोशनलाल, बट दी कुक्स नेम इज रोशनडीन, एंड ही इज ए मुसलमान। यस मैडम, बाबू बोला। उसके लिए समझाना कठिन हो गया। ही इज रोशनदीन मैडम, आई एम रोशनलाल, आई एम ए हिंदू, ही इज मुस्लिम। नो, रिचर्ड टोल्ड मी यू पीपल हैव डिफरेंट नेम्स। फिर बाबू की ओर तर्जनी उठाकर झूठे आक्रोश के स्वर में बोली, नो बाबू, यू टोल्ड ए लाई, आई शैल टेल योर बॉस। बाबू का गला सूख रहा था और दिल धड़कने लगा। शहर में गड़बड़ के कारण ही तो यह पूछताछ नहीं हो रही है। मेम साहिब चाहती क्या है? सहसा लीजा ऊब उठी। गो बाबू, आई शैल टेल एवरीथिंग टू योर बॉस। बाबू ने बरामदे के फर्श पर से अपनी फाइल उठाई और पीछे को मुड़ गया। अभी वह बरामदा लांघ कर जा ही रहा था जब लीजा ने फिर से आवाज लगाई, बाबू। बाबू मुड़ा। कम हियर। नजदीक आने पर लीजा ने गंभीर मुद्रा बनाकर कहा, वेयर इज योर बॉस? इन दी ऑफिस मैडम, ही इज वेरी बिजी मैडम। ऑल राइट, गो, यू एंड योर बॉस, गो, गेट आउट ऑफ हियर, उसने चिल्लाकर कहा। यस मैडम, और बाबू फिर कांपता हुआ मुड़ गया। बाबू के चले जाने के बाद लीजा को जैसे मतली आने लगी। उसका हंसोड़ मूड फिर विरक्ति और वितृष्णा में बदलने लगा। बाबू को कंधे झुकाए हुए जाता देखकर उसे लगने लगा जैसे कोई लसलसा सा जीव जा रहा है। न जाने रिचर्ड कैसे इन लोगों के साथ दिन भर काम कर सकता है। एक गहरी हूक सी उसके मन में उठी और वह उन्हीं कदमों बंगले के अंदर जाने के लिए मुड़ गई।